Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our new topic, that is blood transfusion. Start the topic now. ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है जो नर्सिंग पर्सपेक्टिव से हर हॉस्पिटल में कॉमनली जो देखा जाता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखा जाता है. नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंट्रोडक्शन है वो क्या होता है वो देखते हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए रूटीन मेडिकल प्रोसीजर इन विच डोनेटेड ब्लड इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट थ्रू ए नैरो ट्यूब प्लेस विद इन ए वेन. की जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो क्या होता है, एक रूटीन मेडिकल प्रोसीजर है. नॉर्मली हमें हॉस्पिटल्स में देखने को कॉमनली ये प्रोसीजर हमें देखने को मिल जाता है, वार्ड के अंदर, ओटी के अंदर, जहाँ भी आईसीयूज़ के अंदर मोस्ट कॉमनली ये प्रोसीजर हमें देखने को मिल जाता है कि हम किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं. तो नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर होता क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि जो डोनेटेड ब्लड है वो किसी पेशेंट को दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है. किस तरीके से दिया जाता है? थ्रू ए नैरो ट्यूब प्लेस विद इन द वेन के थ्रू जो भी ट्यूब प्लेस की जाती है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी सेट जिसे हम बोलते हैं, कॉमनली बीटी सेट जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, ब्लड है वो पेशेंट को वेन में ब्लड दे देते हैं, जो भी डोनेटेड ब्लड था. नेक्स्ट वन पॉइंट, इट इज़ ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर, कैन हेल्प टू रिप्लेस ब्लड लॉस ड्यू टू सर्जरी और इंजरी. ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है. ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत ही मोस्ट कॉमनली लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी ब्लड लॉस हुआ है, चाहे वो किसी इंजरी के थ्रू हुआ, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रॉमा हो गया है, किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो गई है, या फिर ड्यूरिंग सर्जरी. कई बार क्या होता है, कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स होने की वजह से, या फिर जो जिनको रूल आउट नहीं कर पाते टाइमली, और सर्जरी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस ब्लड लॉस को या फिर उस सिचुएशन से पेशेंट की ज़िंदगी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं. नेक्स्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो कैन हेल्प इफ एन इलनेस प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम मेकिंग ब्लड एंड सम ब्लड कंपोनेंट करेक्टली. ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारी मदद करता है, हमारी जो बॉडी है उसकी मदद करता है कि अपने आप को कोई भी जो इलनेस है, कई कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि जिनके अंदर कुछ बीमारियाँ होती हैं, जिन कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी के अंदर, जिनके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाता है, जो भी ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जैसे कि CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज डिसऑर्डर. ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन वगैरह नहीं बनते. इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनने के क्या होगा, बोन मैरो स्टिमुलेट नहीं होगा. किसके लिए? जो भी स्टेम सेल्स होती है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो भी ब्लड प्रोडक्शन के लिए, हीमोपोइसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नॉन एज हीमोपोइसिस, उस प्रोसेस को स्टिमुलेट नहीं कर पाती, और स्टिमुलेट नहीं करने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड है और ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जो भी सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये करेक्टली नहीं बन पाती, या फिर ये इनकी डिफिशियंसी रहती है, या फिर इनमें ये डिफेक्टिवली प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि ल्यूकेमिया के अंदर है. ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है, इन सब के अंदर क्या होता है, इनकी शेप है वो डिफेक्टिव होती है. इनकी वजह से क्या होता है कि जो भी बीमारियाँ होती है, तो हम इनको ट्रीट करने के लिए नॉर्मली हम क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हम इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ ब्लड कंपोनेंट. ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस तरह के ब्लड के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो देखते हैं. पहला है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम बोलते हैं PRBC, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स और PRBC. नेक्स्ट वन है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, जो कि मोस्ट कॉमनली अब देखा जाएगा डेंगू मलेरिया के सीजन में, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन. नेक्स्ट वन है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. कॉमनली इसे हॉस्पिटल में इसका जो प्रोनाउंस होता है FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. नेक्स्ट वन है ग्रेनुलोसाइट्स, WBCs. नेक्स्ट वन है क्रायोप्रेसिपिटेट. ये क्रायोप्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है केवल क्लॉटिंग फैक्टर से एडमिनिस्टर किए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट. अब हम इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे. ठीक है, जो कि नेक्स्ट अपने टॉपिक में है. फर्स्ट वन है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स. पैक्ड रेड ब्लड सेल्स में देखिए सर, रेड ब्लड सेल्स आर ब्लड प्रोडक्ट यूज टू रिप्लेस एरिथ्रोसाइट. जो PRBC है वो क्यों दी जाती है, ताकि पेशेंट के अंदर जो इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स के काउंट के अंदर जो कमी हो रखी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, हीमेटोक्रिट की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को एडमिनिस्टर किया जाता है. नेक्स्ट वन है PRBC. The infusion time of 1 unit of PRBC और पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इज यूजुअली 2 to 4 hours. मोस्ट कॉमनली इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेशेंट को वार्ड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है,
एज ए नर्स हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमें एज ए नर्स हमें उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, 2 to 4 आवर्स के अंदर मोस्ट कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, जो भी PRBC है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है उसे हमें 2 से 4 घंटे में उसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, ईच यूनिट इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल बाय 1 ग्राम पर DL। जो एक यूनिट, जब हम किसी पेशेंट को, किसी एनीमिया के पेशेंट को या किसी ऐसे पेशेंट को जिसको ज़रूरत है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उस पेशेंट को जब हम पैक्ड रेड ब्लड सेल्स लगाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उस एक यूनिट PRBC से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द चेंजेस इन लेबोरेटरी वैल्यूज टेक 4 to 6 आवर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो भी चेंजेज होंगे, यानी कि आपने एक यूनिट PRBC है वो एडमिनिस्टर कर दिया पेशेंट को, अब आप इसका इफेक्टिवनेस देखना चाहते हो। इफेक्टिवनेस देखने का मतलब हो गया कि आप ये देखना चाहते हो, रूल आउट करना चाहते हो कि कितना हीमोग्लोबिन बढ़ा है। तो ये चेंज लेबोरेटरी वैल्यूज़ में 4 से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होने के 4 से 6 घंटे बाद आपको ये ब्लड में देखने को मिलेगा, या लेबोरेटरी वैल्यूज़ में ये चेंजेज आपको देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 से 4 घंटे में कंप्लीट करते हैं और 1 यूनिट से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, और 4 से 6 घंटे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या PRBC के तो कम्प्लीटली ट्रांसफ्यूजन होने के 4 से 6 घंटे बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंक्रीज होना है हीमोग्लोबिन, जो भी इंक्रीज होगा या जो भी चेंजेज आएंगे लेबोरेटरी वैल्यूज़ में, कंप्लीट CBC मतलब कंप्लीट ब्लड सेल्स काउंट, तो उसमें हमें क्या 4 से 6 घंटे बाद वो चेंजेस देखने को, CBC में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट नोट, washed RBC may be prescribed for a client with a history of allergic transfusion reactions। washed RBC का मतलब होता है कि कुछ प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, RBC को वॉश किया जाता है। ठीक है, वॉश करके उसके बाद हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स के अंदर एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो उन पेशेंट्स के लिए उन पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, वॉश्ड RBC है वो एडमिनिस्टर की जाती है। ये एक स्पेशल टाइप का प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट वन है अपना प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में देखिए, प्लेटलेट मोस्ट कॉमनली हमें डेंगू के सीज़न में, चिकनगुनिया, मलेरिया इस सीज़न में जो कि अभी रिसेंटली आने वाला है, तो उस कंडीशन में हमें उन सीज़न में हमें क्या होता है, डेंगू की वजह से प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होते हैं, और उन सबको हमें प्रिवेंट करने के लिए या पेशेंट को ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो पहला हमारा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में देखिएगा, प्लेटलेट आर यूज टू ट्रीट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड प्लेटलेट डिसफंक्शन डिसऑर्डर। तो पेशेंट को प्लेटलेट्स है वो क्यों ट्रांसफ्यूज की जाती है, ताकि हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन काउंट ऑफ प्लेटलेट का काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली कितना मिलता है, 1.5 to 4.5 लाख पर QMM हमें प्लेटलेट का काउंट देखने को मिलता है। तो प्लेटलेट के काउंट को ट्रीट कर मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को ट्रीट करने के लिए हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, और प्लेटलेट डिसफंक्शन यानी कि कोई भी प्लेटलेट से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्रॉस मैचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बट यूजुअली इज डन बिकॉज प्लेटलेट कंसनट्रेट कंटेन फ्यू RBC। नॉर्मली हम सब पढ़ते हैं, जब भी हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो भी एंटीजन होते हैं जो कि ब्लड के क्रॉस मैचिंग या रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं RBC की सरफेस के ऊपर। प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए हमने लिखा है कि क्रॉस मैचिंग की जरूरत नहीं है, क्रॉस मैचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बट यूजुअली इट इज़ डन। नॉर्मली आजकल ये क्या किया जाता है, कोई भी ब्लड प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर करने से पहले उसको क्रॉस मैच किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिएगा कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने से पहले हम क्रॉस मैचिंग क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो प्लेटलेट कंसनट्रेट होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट एडमिनिस्टर करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, फ्यू RBC उनमें पाई जाती है। और हम सब जानते हैं कि जो एंटीजन होते हैं A और B, वो दोनों एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RBC की सरफेस के ऊपर। तो इसलिए नॉर्मली क्रॉस मैचिंग करके ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन है प्लेटलेट आर एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द ब्लड बैंक। प्लेटलेट्स हैं उनको क्या किया जाता है, जैसे ही वो ब्लड बैंक से रिलीज होते हैं और जैसे ही हमारे पास पहुंचते हैं, चाहे वार्ड में, ICU में, OT में, कहीं पर भी जहाँ भी हमारी ड्यूटी है,
तो हमें तुरंत क्या करना है, उसको एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। प्लेटलेट आर एडमिनिस्टर इमीडिएटली आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक से रिलीज होते ही हमें तुरंत क्या करना है, प्लेटलेट को जल्दी से जल्दी एडमिनिस्टर कर देना है, उसको डीनेचर्ड होने से पहले। नेक्स्ट वन पॉइंट है, प्लेटलेट्स आर गिवन रैपिडली यूजुअली 15 to 30 मिनट्स। इसका मतलब है कि जो प्लेटलेट का बैग है या जो प्लेटलेट है उसको हमें क्या करना है, जल्दी से इन्फ्यूज़ करना है। नॉर्मली हमने देखा था कि पीआरबीसी को इन्फ्यूज़ करने में कितना टाइम लेना था, हमें 2 to 4 आवर्स, लेकिन प्लेटलेट को हमें ट्रांसफ्यूज़ करने में 2 to 4 आवर्स नहीं लेने, हमें कितना टाइम लगाना है, 15 से 30 मिनट के अंदर हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर देना है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज़ करने में यूजुअली कितना टाइम लगता है, तो 15 से 30 मिनट का टाइम लगता है। नेक्स्ट वन है इवाल्युएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स की इवाल्युएशन करते हैं कि भाई आपने प्लेटलेट्स दिए हैं, जब आपने प्लेटलेट एडमिनिस्टर किए हैं तो उसका इम्प्रूवमेंट आपको ब्लड में देखने को कब मिलेगा। तो देखिए, इवाल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द प्लेटलेट काउंट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं। अगर हमें प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया था उस प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूज करने का हमें कोई फ़ायदा हुआ है, अगर नहीं हुआ तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट वन है यूजुअली प्लेटलेट काउंट इंक्रीज इन 18 to 24 आवर आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने के 18 से 24 घंटे बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्लेटलेट्स है उसका काउंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, यानी कि हमने जो इफेक्टिवनेस है, जो हमने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया था उसकी इफेक्टिवनेस का पता कब चलेगा, 18 से 24 घंटे के बाद। लेकिन उसमें कितनी देर, 4 से 6 घंटे के बाद हम अगर सीबीसी काउंट करेंगे तो पीआरबीसी के इफेक्टिवनेस का हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट वन है ईच यूनिट ऑफ प्लेटलेट एडमिनिस्ट्रेशन इज इंक्रीज द 5000 to 10,000 सेल्स पर QMM इज एक्सपेक्टेड। मतलब कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि पीआरबीसी, एक यूनिट पीआरबीसी देने से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ रहा था। यही उसी के अनुसार अगर हम प्लेटलेट की 1 यूनिट देते हैं तो उसमें क्या होगा, उससे हमें 5000 से लेके 10,000 प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। एक्सपेक्टेड है, जरूरी नहीं है मिलेगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ इतना तो हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन ये कब चेक करना है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने के 18 से 24 घंटे के बाद हमें ये चेक करना है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की इफेक्टिवनेस हुई है कि नहीं हुई। नॉर्मली हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 10,000 सेल्स, प्लेटलेट का काउंट है 5 से 10,000 पर QMM हमें बढ़ा हुआ मिले। नेक्स्ट वन है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जैसे कि इमेज में देख सकते हैं आप, ऐसा देखने को मिलता है। अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कैसा दिखता है तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन पॉइंट है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में, द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज यूज टू प्रोवाइड क्लोटिंग फैक्टर्स एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, इट डज नॉट कंटेन प्लेटलेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसका इसको एडमिनिस्टर करने का मेन हमारा मोटिव क्या रहता है, मेन मोटिव ये रहता है कि हमें पेशेंट को क्लोटिंग फैक्टर्स देने और वॉल्यूम एक्सपेंशन करना है। पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है उसको हमें एक्सपेंड करना है। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज यूज टू प्रोवाइड क्लोटिंग फैक्टर्स एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, इट डज नॉट कंटेन प्लेटलेट्स। इसमें प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, ये नॉर्मली क्लोटिंग फैक्टर को रिप्लेस करता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन करता है। नेक्स्ट वन है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज इन्फ्यूज विद इन 2 आवर ऑफ थॉबिंग फ्रोजन टू लिक्विड। फ्रोजन टू लिक्विड का मतलब यहाँ पे है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसको 2 घंटे के अंदर अंदर एडमिनिस्टर करना है। नॉर्मली फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है, फ्रेश फ्रोजन जमा हुआ आता है, लेकिन ये जैसे ही हम लेके आते हैं ब्लड बैंक से रिलीज होता है तो हमें थोड़ा वेट करना होता है कि ये फ्रोजन से थोड़ा लिक्विड हो जाए, ठीक है, और हम इसको ईजिली इन्फ्यूज़ कर पाएँ। नॉर्मली हम सब देख सकते हैं ये बर्फ़ को हम इंट्रावीनसली इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी भी जमी हुई मेडिसिन को हम इन्फ्यूज़ नहीं करते, हमें उसका वेट करना होगा कि वो मेडिसिन क्या हो, थोड़ी लिक्विड में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसको 2 घंटे के अंदर अंदर एडमिनिस्टर करना है, जैसे ही वो फ्रोजन से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज इन्फ्यूज ओवर ए पीरियड ऑफ 15 to 30 मिनट्स। हमें क्या करना है, जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जो बैग है, जो कि ये दिख रही है हमें, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जो बैग है उसे हमें 15 से 30 मिनट के अंदर लगभग प्लेटलेट के बराबर ही इसको भी हमें टाइम देना है और इसे हमें इन्फ्यूज़ कर देना है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज इन्फ्यूज ओवर ए पीरियड ऑफ 15 to
30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को इन्फ्यूज़ करना है। नेक्स्ट मैंने RH कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड ABO कॉम्पैक्टिबिलिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा products. RH compactability and ABO compactability are required for the transfusion of plasma product, क्योंकि हम नॉर्मली हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर जो भी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें RH compactability और ABO compactability आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लाज्मा प्रोडक्ट। जो भी प्लाज्मा प्रोडक्ट्स हैं उनको एडमिनिस्टर करने से पहले हमें क्या करना है, पेशेंट की RH कॉम्पैटिबिलिटी और ABO कॉम्पैटिबिलिटी हमें चेक करवा लेनी है, ताकि पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से हम बचा सके। आगे जैसे जैसे इस यूनिट में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वन है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होती है, WBC होती है। इट इज ग्रेन्युलोसाइट्स का क्यों इन्फ्यूज़ की जाती है, कब की जाती है, देखिए। इट इज़ यूज टू ट्रीट ए पेशेंट विथ सेप्सिस और न्यूट्रोपेनिक पेशेंट with an infection that is unresponsive to antibiotic. ग्रेनुलोसाइट्स पेशेंट को कब इन्फ्यूज़ की जाती हैं, एक ऐसा पेशेंट जो सेप्सिस में हो, जिसको सीवियर इन्फेक्शन हो रखा हो, या फिर उसका WBC काउंट है वो बहुत ही कम हो, न्यूट्रोपेनिक हो, ठीक है, न्यूट्रोपेनिक पेशेंट हो विथ एन इन्फेक्शन। जो भी न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है और उसको सीवियर इन्फेक्शन हो रखता है, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स को इन्फ्यूज़ करते हैं। और एक ऐसा पेशेंट जो एंटीबायोटिक्स को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स को इन्फ्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस इज डन बाय मॉनिटरिंग द WBC काउंट एंड डिफरेंशियल काउंट। WBC का काउंट और जो भी डिफरेंशियल काउंट है, मतलब न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स के काउंट को मॉनिटर करके इसकी ग्रेनुलोसाइट इन्फ्यूजन की, ग्रेनुलोसाइट ट्रांसफ्यूजन की इफेक्टिवनेस को चेक किया जा सकता है। नॉर्मली ग्रेनुलोसाइट्स कब एडमिनिस्टर करनी है या किस केस में करनी है, या तो किसी पेशेंट को सीवियर सेप्सिस हो रखा हो, पेशेंट एंटीबायोटिक को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, या पेशेंट का WBC काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को ग्रेनुलोसाइट्स है वो एडमिनिस्टर करनी है। ग्रेनुलोसाइट है उनको क्या करना है, इन्फ्यूज़ करना है, ठीक है। और इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन करने के लिए कि भाई ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो जो हमने ट्रांसफ्यूज़ की हैं उनकी वजह से पेशेंट को कुछ इफेक्टिवनेस हुई कि नहीं हुई, उससे हम क्या, उसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, WBC काउंट और जो डिफरेंशियल काउंट है उसके बारे में उसको हम काउंट देखते हैं। इससे हमें इसकी ग्रेनुलोसाइट ट्रांसफ्यूजन की इफेक्टिवनेस का पता चल जाता है। नेक्स्ट वन है क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट को शॉर्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट मीनिंग क्लोटिंग फैक्टर्स। देखिए, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से प्रिपेयर किया जाता है। इट कैन बी स्टोर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिएगा, जो क्रायोप्रेसिपिटेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जो क्रायोप्रेसिपिटेट है, देखिए, इट इज़ एडमिनिस्टर ओवर ए पीरियड ऑफ 15 to 30 मिनट्स। 15 से 30 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, क्रायोप्रेसिपिटेट और क्लोटिंग फैक्टर्स को क्या करना है, पेशेंट में एडमिनिस्टर कर देना है, ट्रांसफ्यूज कर देना है। इट इज़ यूज टू रिप्लेस क्लोटिंग फैक्टर, मोस्टली क्लोटिंग फैक्टर 8 एंड फिब्रिनोजन। तो देखिएगा कि क्रायोप्रेसिपिटेट कब यूज किया जाता है, मोस्टली क्लोटिंग फैक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए क्रायोप्रेसिपिटेट का यूज किया जाता है। और क्लोटिंग फैक्टर में मोस्टली कौन सा, क्लोटिंग फैक्टर 8 और फिब्रिनोजन को रिप्लेस करने के लिए क्रायोप्रेसिपिटेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है नोट, always document the necessary information about the blood transfusion. Always document the necessary जो भी information है, necessary information about the blood transfusion in a patient record or medical record, including the tolerance and response of the patient and effectiveness of the transfusion. इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हमें पेशेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, पेशेंट के ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर, जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड है या जो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसमें हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करनी है, करेक्टली डॉक्यूमेंट करनी है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है कि पेशेंट का जो ट्रांसफ्यूजन है उसकी टॉलरेंस कैसी थी, पेशेंट ने उसको ट्रांसफ्यूज को टॉलरेट किया कि नहीं कर पाया, पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर जो भी ब्लड प्रोडक्ट हमने ट्रांसफ्यूज किया है उसको लेकर के पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स था, ठीक है। और उसकी जो भी ट्रांसफ्यूज किया उसकी इफेक्टिवनेस क्या थी, उसकी इफेक्टिवनेस
क्या थी उसको इन सारे रिस्पॉन्सेज को, इन सारी रिजल्ट्स को हमें क्या करना है, पेशेंट रिकॉर्ड और पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स में हमें क्या करना है, करेक्टली डॉक्यूमेंट करना है। ये एक नर्स की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन। टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन में सबसे पहले है ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन, सेकेंड वन है ब्लड साल्वेज, थर्ड वन है डेजिग्नेटेड डोनर। वन बाय वन हम तीनों की स्टडी करते हैं। देखिएगा, पहला है ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन। ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन का मतलब क्या होता है? द ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन इज डोनेशन ऑफ पेशेंट ओवन ब्लड बिफोर एनी प्रोसीजर। जब कोई पेशेंट अपने खुद के ब्लड को, ओवन ब्लड, अपने खुद के ब्लड को किसी भी प्रोसीजर होने से पहले खुद डोनेट करता है और प्रोसीजर होने के बाद या ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसको वही ब्लड लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन। द ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन का मतलब होता है कि डोनेशन ऑफ पेशेंट अपने ओवन ब्लड को, पेशेंट कोई भी एनी प्रोसीजर, किसी प्रोसीजर को कंडक्ट करने से पहले पेशेंट क्या करेगा, जिसमें वो हो सकता है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े, तो सबसे पहले पेशेंट क्या करेगा कि ब्लड बैंक में जाके अपना ब्लड डोनेट करेगा और वही ब्लड ज़रूरत पड़ने पर उसको पेशेंट को लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन। नेक्स्ट, इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती हैं उसको ये कम करता है और डिजीज ट्रांसमिशन को ये कम करता है। तो ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन के दो फायदे हैं। पहला कि डिजीज़ का ट्रांसमिशन है वो ख़त्म हो जाता है, रिस्क ही नहीं रहता है, कोई नई डिजीज़ आपको ट्रांसफ़र हो सकती है, और एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस नहीं होती। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और डिजीज ट्रांसमिशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ब्लड है वो पेशेंट का खुद का ब्लड है, पहले से उसकी बॉडी में वो ब्लड प्रेजेंट है, इस वजह से रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन भी नहीं है और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पेशेंट का खुद का ब्लड है जो कि ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर था। देखिए नेक्स्ट है ऑटोलोगस डोनेशन इज नॉट एन ऑप्शन। ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन है वो नॉट एन ऑप्शन फॉर ए क्लाइंट विथ ल्यूकेमिया एंड बैक्टीरियमिया और ल्यूकेमिया के पेशेंट के लिए ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन है वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ल्यूकेमिया के अंदर और बैक्टीरियमिया के अंदर पेशेंट की जो ब्लड है वो पहले से डिफेक्टिव है या वो उसमें डिजीज़ प्रेजेंट है। अब उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, पेशेंट ने डोनेट किया, उसके बाद पेशेंट को वही बैक्टीरिया से भरा हुआ ब्लड वापस लगा रहे हो, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन है वो ल्यूकेमिया के पेशेंट जो कि ब्लड कैंसर है, ठीक है, और बैक्टीरियमिया की जो कि बैक्टीरिया का काउंट है वो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, तो इन दोनों केस के अंदर ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट वन है ब्लड साल्वेज। ब्लड साल्वेज क्या होगा देख लीजिए, इट इज़ ऑल्सो एन ऑटोलोगस डोनेशन। ब्लड साल्वेज भी एक ऑटोलोगस डोनेशन का ही टाइप है। इसमें क्या होता है देखिए, इट इन्वॉल्व द सक्शनिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी कैविटी। जो भी पेशेंट की बॉडी कैविटी है जहाँ पे ब्लड भरा हुआ है उस ब्लड को क्या किया जाता है, सक्शन किया जाता है, एंड जॉइंट स्पेस, बॉडी कैविटी और जॉइंट स्पेस में जो ब्लड भरा हुआ है उसको क्या किया जाता है, सक्शन किया जाता है, और सक्शन करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे हम देखिए, एंड ब्लड may need to be washed by a special procedure to remove the tissue debris before the reinfuse। पेशेंट का जो ब्लड था, जो पेशेंट की बॉडी कैविटीज़ और पेशेंट के जॉइंट स्पेसेस में भरा हुआ था, उस ब्लड को हम निकालेंगे। उस ब्लड को निकाल करके हम क्या करते हैं, वो वॉश करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कि वॉश्ड आरबीसीज आर यूज इन ए पेशेंट हु आर हैविंग द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। तो वास्ट आरबीसीज यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हमें क्या करना है, जो पेशेंट की बॉडी कैविटी के अंदर और पेशेंट के जॉइंट स्पेस में जो ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से वो भर गया हो, उस ब्लड को हम बाहर निकाल करके उसको वॉश करेंगे। वॉश करने का मेन मोटिव क्या रहेगा, ताकि उसके अंदर जो टिश्यू डेब्रीजेस थे उन डेब्रीजेस को हमें क्या करना है, हटाना है। टिश्यू डेब्रीज को हटा करके जो ब्लड बचता है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्लड है, वो हम क्या कर देंगे, पेशेंट को री इन्फ्यूज़ कर देंगे। तो हमें क्या करना है, ब्लड साल्वेज के अंदर क्या होता है, नॉर्मली पेशेंट की बॉडी कैविटी के अंदर उसके जॉइंट स्पेस के अंदर जो भी ब्लड भरा हुआ होता है उसको हम सक्शन करके बाहर निकालते हैं, उस ब्लड को वॉश करते हैं, वॉश करके उस ब्लड के अंदर से टिश्यू के जो डेब्रीज थे उनको हटाते हैं, और उसके बाद हम पेशेंट को री इन्फ्यूज़ कर देते हैं। उसको बोलते हैं ब्लड साल्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट वन है डेजिग्नेटेड डोनर। आपने देखे थे 3 टाइप देखे थे, पहला था ऑटोलोगस डोनर, ब्लड साल्वेज, और थर्ड वन टाइप है ब्लड डोनेशन का तीसरा टाइप है डिजिग्नेटेड डोनर। डिजिग्नेटेड डोनर में देख लीजिए, द डेजिग्नेटेड डोनेशन अकर व्हेन ए रिसिपिएंट सेलेक्ट द ओवन कॉम्पेटिबल डोनर। जब पेशेंट जिसको ब्लड लेना है वो अपने डोनर को
खुद सेलेक्ट करता है उसे बोलते हैं डेजिग्नेटेड डोनर। जब पेशेंट अपने लिए खुद सेलेक्ट करता है, ठीक है, किससे उसको ब्लड लेना है, अपने जो डोनर होता है, डोनर को जब पेशेंट खुद सेलेक्ट करता है उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड डोनर। नेक्स्ट देखिएगा, ड्यू टू दिस रिसिपिएंट फील मोर कंफर्टेबल व्हेन ही आइडेंटिफाइंग द डोनर ऑन सेल्फ। इससे क्या होगा, पेशेंट की जो एंजाइटी थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर के कि उसको किसका ब्लड लगाया जाता है, वो एक अननोन पर्सन का ब्लड होगा, हो सकता है उसको कोई डिजीज ट्रांसमिशन हो जाए, कुछ ऐसे रिलीजन्स होते हैं जिसमें वो किसी दूसरे का ब्लड नहीं लेते। तो उस कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट खुद अपना डोनर लेके आता है, खुद अपनी इच्छा से या अपने लेवल पे डोनर को सेलेक्ट करता है, तो उसकी ये एंजाइटीज़ दूर हो जाती है, उसको टेंशन नहीं होती है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में वो कंफर्टेबली फील करता है, ठीक है। और डिजिग्नेटेड डोनर होने से अगर पेशेंट खुद डोनर को ढूंढ रहा है तो उससे क्या होगा कि पेशेंट की जो वो पेशेंट है उसकी एंजाइटी कम हो जाएगी और वो ब्लड डोनेशन को लेकर के जो फुल्ली कंफर्टेबल होगा।